दोस्तों नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए, आज हम जानने वाले हैं राम वृक्ष बेनीपुरी का कवि परिचय। और ये जो कवि हैं, इनका जीवन परिचय जो बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं क्लास 10th उसमें विशेष रूप से पूछा जाता है। देखिए, यहाँ राम वृक्ष बेनीपुरी का जीवन परिचय आप लोगों को बताया जा रहा है। इसको आप अच्छे से लर्न करेंगे। सभी जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, सभी स्टूडेंट इनको याद करेंगे। और आप लोगों की जो बोर्ड एग्ज़ाम है उसमें कई बार ये पूछा भी गया है। आइए स्टार्ट करते हैं। कवि परिचय श्री राम वृक्ष बेनीपुरी। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में 1899 में हुआ था। सबसे पहले तो इसमें सन पूछा जाता है कि राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म कब हुआ था, तो आपको 1899 बताना है। और कहाँ पर हुआ था, तो आप लोगों को बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर नामक गांव में हुआ था। अब देखिएगा, बेनीपुर नामक गांव में इनका जन्म होता है, इसीलिए इनको बेनीपुरी कहा जाता है। और माता पिता का निधन बचपन में हो जाने के कारण जीवन के आरंभिक वर्ष अभावों और कठिनाइयों, संघर्षों में बीते। इसका मतलब शुरुआत में काफ़ी इन्होंने संघर्ष किया है। इसके बाद में यहाँ आपको समझना है, 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता का मतलब होता है देश की आज़ादी। देश की जो आज़ादी है, स्वाधीनता की जो लड़ाई है, उसमें ये जो आंदोलन थे उस आंदोलन में सक्रिय रूप से जुड़ गए। कई बार जेल भी गए। उनका देहावसान का मतलब होता है निधन। आप सभी याद रखेंगे। 1968 मतलब कि 1968 में हुआ। 15 वर्ष की अवस्था में बेनीपुरी जी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी थी। मतलब ये जो रचनाएं करते थे, ये जब 15 साल के थे उसी समय इनकी रचनाएं जो हैं पत्र पत्रिकाओं में छपने लग गई थी। वे बेहद प्रतिभाशाली पत्रकार थे। प्रतिभाशाली का मतलब इंटेलिजेंट होता है। उन्होंने अनेक दैनिक, साप्ताहिक और मासिक, दैनिक का मतलब होता है जो रोज आता है वो दैनिक है, सप्ताह में एक बार आता है वो साप्ताहिक है, और महीने में एक बार आता है वो मासिक है, पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया, जिसमें तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी जनता, जनवाणी और नई धारा ये नाम प्रमुख है। अब आप लोगों को एक बात मैं बता देता हूँ कि रामवृक्ष बेनीपुरी जी, इन्होंने गद्य की विविध विधाओं में उसके लेखन को व्यापक प्रतिष्ठा मिली। इसका मतलब यहाँ पर समझिएगा, गद्य जो है, ये गद्य होती है विचार प्रधान रचना। विचार प्रधान रचना को गद्य कहा जाता है, आप सबको समझना है, ठीक है। और जो पद्य होता है, पद्य में भाव प्रधान होते हैं, ठीक है, और गद्य में विचार प्रधान रहते हैं। तो इन्होंने गद्य की जो विविध विधाएं हैं, जैसे नाटक, कहानी, एकांकी, यात्रा, वृत्तांत, रेखा चित्र, संस्मरण, सब में लिखा है। उनका पूरा साहित्य बेनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित है। अब एक प्रश्न यहाँ पर यह बनता है कि रामवृक्ष बेनीपुरी का जो पूरा साहित्य है वो कितने खंडों का है, तो आपको 8 खंड इसमें बताना है। और उसका नाम क्या है, तो आप बेनीपुरी रचनावली बताएंगे। उनकी रचना यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव हैं। अब देखिएगा, पतितों के देश में, ये भी रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है, ये उपन्यास है। चिता के फूल कहानी है, और कहानी गद्य की प्रमुख विधा है। याद रखेंगे आप सभी, प्रमुख विधा। अम्बपाली ये नाटक है। माटी की मूरत है, ये कई बार पूछा गया है, रेखा चित्र है, माटी की मूरत है, रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना। पैरों में पंख बांधकर, ये इनका यात्रा वृत्तांत है। जंजीरें और दीवारें, ये इनका संस्मरण है, ठीक है। उनकी रचनाओं में स्वाधीनता की चेतना, देखो स्वाधीनता की चेतना का मतलब होता है आज़ादी की लड़ाई के लिए इन्होंने लोगों को जगाया है। चेतना का मतलब होता है मानसिक रूप से जागृति फैलाना, ठीक है, अर्थात जाग जाना। और मनुष्यता की चिंता और इतिहास की युगानुरूप व्याख्या इनके जो काव्य है उसमें देखने को मिलती है। विशिष्ट शैलीकार होने के कारण उन्हें कलम का जादूगर कहा जाता है। देखिएगा, अगर आपसे पूछा गया कलम का जादूगर किसे कहा जाता है, तो आप लोगों को एक प्रश्न अच्छे से याद रखना है, रामवृक्ष बेनीपुरी, इन्हें कलम का जादूगर भी कहा जाता है। इसके अलावा आप लोगों को जो यहाँ पर पाठ दिया है कक्षा 10वीं में, ये पाठ है बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत ये रेखा चित्र है,
और इसके माध्यम से इन्होंने एक ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया है, मतलब कि ऐसे विलक्षण चरित्र के बारे में बताया है जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। मतलब कि मनुष्यता का भी प्रतीक है, मानवता का जो प्रतीक होता है, ठीक है। इसके अलावा लोक संस्कृति, मतलब कि जो समाज में जो प्रचलित संस्कृति है उसको लोक संस्कृति बोला जाएगा। सामूहिक चेतना, सामूहिक चेतना का मतलब होता है सभी के लिए जन जागृति, ठीक है। सभी मानसिक रूप से जागे, उसे सामूहिक चेतना बोला जाता है। वेशभूषा और बाहरी अनुष्ठानों से कोई सन्यासी नहीं होता। सन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं। मतलब कि मानव के जो सिद्धांत होते हैं, मानव के सिद्धांत जो होते हैं वो क्या माने गए हैं यहाँ पर, उसी व्यक्ति को सन्यासी माना गया है। और बाल गोविंद भगत इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं। अब बाल गोविंद भगत जो है, ये जो पाठ है, बाल गोविंद भगत कबीर को साहब मानते हैं, अर्थात कबीर पंथी हैं। कौन? बाल गोविंद भगत। और कबीरदास जी निर्गुण भक्ति शाखा के कवि थे और निर्गुण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि थे। कबीर का प्रतिनिधि जो ग्रंथ है उसमें आप लोगों को याद रखना है बीजक आता है। क्या आता है? बीजक नाम है उसका। और बीजक में 3 रचनाएं इनकी समाहित है, ठीक है। साखी, शबद और रमेनी। साखी, शबद, रमेनी इनकी रचना है। ये पाठ सामाजिक रूढ़ियों, मतलब कि समाज में जो रूढ़िवादी प्रथा चली आ रही है बहुत पहले से ही, उस पर भी प्रहार करता है। रेखा चित्र की एक विशेषता यह है कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी देखने को मिलती है। मतलब कि गांव की जो बातें हैं वो इस पाठ में हमें देखने को मिलेगी। तो आप लोगों को ये पाठ मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी आप इस जीवन परिचय को याद करेंगे अच्छी तरीके से। जीवन परिचय था हमारा रामवृक्ष बेनीपुरी जी का। और रामवृक्ष जो बेनीपुरी जी हैं, इन्होंने बाल गोविंद भगत नामक पाठ क्लास 10th में इनकी ये रचना आई है, जो कि सामाजिक चेतना और इसके अलावा जो लोक संस्कृति है उसकी बात और मनुष्यता, मानवता की बात इसमें हमें देखने को मिलती है। आप सभी को एक जानकारी मैं दे देता हूँ, सभी स्टूडेंट के लिए हमारा जो ऐप है मेंस एजुकेशन ऐप, मेंस एजुकेशन ऐप आपको सभी प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगा। आप गूगल प्ले स्टोर से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं और गूगल क्रोम से भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर हमने कक्षा 10वीं के लिए सभी कोर्स को अपलोड कर रखा है, तो वहाँ पर जाकर भी आप परचेज कर सकते हैं।